Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड कैट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आखिर वर्णमाला क्या होता है तो इसको हम देखेंगे। ये पूरा लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि डिटेल से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वर्णमाला जो हमारी हिंदी में है, आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। फिलहाल तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि वर्ण क्या होता है। ओके, तो वर्ण जो हमने सुना या जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, तो क्या चीज़ होती है हम बेसिकली ये जानते हैं। तो वर्ण वो है जो मुक्त रूप से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। यानी जो मुख से जो आपके सार्थक ध्वनि निकल रही है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यानी सार्थक ध्वनि को हम क्या कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं। क्लियर है। इसलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, पूछता है कि ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बताएंगे ध्वनि। क्लियर है, क्या बताएंगे, ध्वनि। उसके बाद आपका आता है वर्णमाला क्या होता है। अब हमने भी पढ़ा कि वर्ण क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। अब हमने पढ़ा कि जो एक सार्थक ध्वनि है उसका क्या है, वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना। यानी माला कैसे बनती है, 1 मोती 2 मोती यानी 10-15 मोती जब बन जाते हैं एक पिरोकर एक धागे में तो वो माला बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब वर्णों को क्या है, पिरोकर एक सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, तो वो क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है एक समूह में, तो वो क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाती है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को या समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें आपके 44 है। ठीक है, यानी हिंदी वर्णमाला की संख्या अगर हम बोलें वर्णों की संख्या तो उसमें 44 होते हैं और देवनागरी जो है लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। क्लियर हो गई। अब जैसे आपकी संस्कृत हो गई, नेपाली और हिंदी, ये सारी जो है आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम बात कर रहे हैं कि हिंदी जो है, हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। तो उसको किस प्रकार से हम एक एक करके समझेंगे ये देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है उच्चारण के बेस पे, कि उच्चारण आप कैसे करते हैं, उसके बेस पे जो होता है वर्ण को विभाजित किया गया है। तो एक तो है आपका स्वर, दूसरा आपका है व्यंजन। तो यहाँ पर क्या है, जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसके बेस पे आप 2 टाइप आपके हैं, और एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। उसके बाद दूसरा आपका है वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर क्या है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है। उसके बाद त्वरत्व के आधार पर एक संघोष और फिर अघोष। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में। डिटेल में जाने से पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर जो है स्वर क्या है। अब हम यहाँ पर उठा रहे हैं पहला पॉइंट जो आपका था उच्चारण के आधार पे, तो इसमें हम देख रहे हैं स्वर क्या है। तो स्वर के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर चीजों को देखने वाले हैं। तो देखिए स्वर क्या है, स्वर का मतलब होता है यहाँ पर मात्रा। ठीक है, स्वर जो है उसका जो मीन्स है वो है मात्रा से। ठीक है, मात्रा से है। ये कह रहे हैं कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी स्वर वह होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो बिना किसी हेल्प के बोले जाते हैं, यानी अपने आप स्वयं उनको मतलब किसी भी अलग वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है, यानी स्वर कहलाते हैं। यानी बिना किसी बाधा के, क्या है, बाधा के, कोई बाधा नहीं हो रही है इसमें स्वर। जैसे कि अगर इनकी कुल संख्या की बात करें तो 11 होती है, और उसके बाद स्वर हमारे कौन कौन से हैं, तो यह है आ, और फिर आ, ई उ ऋण, ए ओ, और फिर ए और ओ और औ। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, 11 आपके स्वर हैं, इनको याद रखना है हमें। उसके बाद मात्राओं की बात करता है कि मात्राओं की संख्या होती है 10। स्वर हमारे कितने हैं, स्वर हमारे पास हैं 11, बट मात्राएं हमारे पास हैं 10। ये आपको याद रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है आ, एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। हमसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा स्वर ऐसा है हिंदी वर्णमाला में जिसकी कोई मात्रा नहीं है, तो आ। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, आ जो है
उसकी कोई भी मात्रा नहीं है। उसके बाद आपके लिए नोट है, यहाँ पर नोट में देखेंगे जैसे का है, ठीक है, तो का आधा का, जैसे का में नीचे रा लगाया हलंत लगा हुआ है, तो यानी का ये आधा का होता है, पूरा पूर्ण का नहीं कहलाता। और फिर आ यानी का, तो का में साउंड के क और आ, ठीक है, तो दो साउंड आ रही है जो स्वर है, तो यानी व्यंजन अर्थात इसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। मैंने अभी बोला जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी मतलब किसी अलग वर्ड के हेल्प से बोले जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, लेकिन जिसको हेल्प की जरूरत होती है वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब अयोग बहा क्या होता है, अयोग बहा होता है अंग और अंग, ठीक है, ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो अयोग बहा से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको पूछता है कि अयोग बहा बताइए, तो वो आपको याद होना चाहिए कि अंग और अन, ठीक है, इसका मीन्स होता है बिना, जो योग ना होते हुए भी साथ होते हैं, ठीक है, बिना योग होते हुए भी ये क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि आपको अंग जो है इसको अन पढ़ा जाता है और आ को अहं, ठीक है, अहं पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब मात्राओं की बात हम कर रहे थे कि 10 मात्राएं या 10 मात्राएं होती हैं, तो आपके सामने ये मात्राएं हैं जो आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, ये विजिबल है मात्राएं। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे दूसरा आपका आता है मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर आप देखेंगे कि कितने स्वर होते हैं। तो पहला हमारा आता है हास्य स्वर, इसे मूल स्वर भी बोलते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हास्य स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, या कौन से होते हैं तो ये भी पता होना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सीधे पहले हम बात करते हैं कि आ ई उ रे, ठीक है, ये चार जो हैं आपके कौन से हैं, हास्य स्वर हैं या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर हैं। और जिन स्वरों, ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, अत्यंत कम समय लग रहा है, उन्हें हास्य स्वर कह रहे हैं, ठीक है, हास्य स्वर। तो यह बात क्लियर हुई कि जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है वो हास्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ रे, ठीक है, ये चार स्वर हैं जो मैंने आपको बताया और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं, आ ई उ और रे, ये जो है आपके कैसे हैं, आपके हास्य स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसमें क्या है, बहुत ही कम समय आपका लगता है उच्चारण में। उसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के जो नाम से लग रहा है कि दीर्घ, ठीक है, और फिर द्विमात्रिक, इसे सेकंड में बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। तो जिन स्वर जो है वर्ण हैं, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास्य जो स्वर अभी हमने पढ़ा उसके मुकाबले दुगना समय लग रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। तो आ ई उ ए ओ औ, ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है इनका, किस प्रकार से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है कि संयुक्त स्वर बहुत बार पूछा जाता है, कौन कौन से होते हैं, तो ये हमें बताने हैं। तो ये जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्गों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 कौन सी, ए ओ, ठीक है, ओ औ, ठीक है, ये आपके पास संयुक्त स्वर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें और रिटर्न भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक प्लुत स्वर भी होता है, जो कि फिलहाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन संस्कृत में इसको पूछा जाता है, यानी संस्कृत में होता है, तो ये से हम बोलते हैं त्रिमात्रिक। अब इन स्वर की बात करूं तो ये वे स्वर होते हैं जिसमें हस्त स्वर के मुकाबले 3 गुना समय लगता है, जैसे कि आपके लिखा हुआ है 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर ओनली एक होता है और इसका उदाहरण है ओम, ठीक है। जिन वर्णों के नीचे हलंत होता है, एक चीज और भी ध्यान रखें, नोट में लिखा है जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है वो कोई स्वर नहीं होता, यानी उनमें कोई भी स्वर नहीं होता है। तो ये आपको बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उसके बाद बी आता है जीभ या जीवा के आधार पर, यानी जीभ जो है हमारी, इसके आधार पर भी हमारा स्वर के टाइप हैं। तो हम बात कर रहे हैं, पहला है अग्र, ठीक है। अग्र दैट मीन कि आगे वाले जो ये हमारी टंग है, इसके आगे वाले भाग से जो आपका है वो कौन कौन से स्वर हैं जो इससे मतलब उच्चारित होते हैं। तो ई ए, आप मेरा जो है माउथ देख सकते हैं, ई ए, ठीक है। तो ये, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र या अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। तो बेसिक चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हाँ इसे रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद पस स्वर क्या होता है, पस का मतलब पीछे की साइड। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के
पिछला भाग सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है, यानी पिछला जो भाग है जीभ का, पिछला वाला भाग है वो सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, उ, ओ, औ, ठीक है, ये वाले। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, स्पष्ट स्वर कौन सा हो गया। उसके बाद आपका आता है मध्य स्वर, यानी मध्य से मतलब जो मिड में, जीभ के मिड से इसका उच्चारित होता होगा। यानी आ केवल एक इकलौता एक ऐसा स्वर है जो केंद्रीय स्वर कहलाता है। हमारा क्या है, केंद्रीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि आ, ठीक है। इसका उच्चारण जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, ठीक है, आ। अब आता है कि आपका मुख के आधार पर, यानी जो आपका मुख है इसके आधार पर भी आप जो है उच्चारित करते हैं स्वर, तो उनको किस प्रकार से आप बोलेंगे। तो एक तो आता है समवृत, समवृत स्वर हो गया, और फिर आपका हो गया अर्धवृत स्वर हो गया, ठीक है, अर्धवृत। तो ये बात समझ में आ रही, समवृत और अर्धवृत स्वर। अब समवृत जो है उसका मीन्स क्या है, और आपका सबसे पहले समवृत को हम समझेंगे। समवृत का मीन्स होता है संकरा होना, यानी संकरा। तो इसका है समवृत स्वर उच्चारण मुख द्वार कैसा हो जाता है, मुख द्वार जो हमारा वो संकरा हो जाता है, और संख्या में कितने होते हैं, ओनली 4 होते हैं। जैसे ई उ, ठीक है, क्या बोलेंगे, ई उ, ठीक है, उ, ये इस प्रकार से आप मेरे ये जो लिप्स हैं इसको आप देख रहे हैं, या माउथ जो है पूरा इसको देख रहे हैं, ई उ, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद है आपका अर्ध समवृत स्वर। अब हमने समवृत पढ़ा था, उसके बाद अर्ध समवृत का मतलब कुछ हाफ हो रहा होगा, तो यानी स्वर उच्चारण में जो है मुख द्वार कम संकरा होगा। उसमें संकरा हो रहा था लेकिन इसमें कम संकरा होगा, संख्या में मात्र 2 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मात्र ये 2 होते हैं। उसके बाद आपका आता है जो, अब एक सेकंड और अभी देख लें कि जो आपका है अर्धवृत स्वर जो है वो मात्र 2 होते हैं, जैसे ए और आपका ओ, क्लियर है ये, तो ए और ओ, बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपका आता है विव्रत स्वर, ठीक है। विव्रत का मीन्स होता है आपका पूरा खुला हुआ मुंह, यानी पूरा माउथ ओपन होगा। तो विव्रत स्वर यानी विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख जो है वो आपका पूरा खुला हुआ होता है। ये जैसे कि आ, ठीक है, क्या देख रहे हैं, आ, जब मैं आ बोल रहा हूं तो माउथ मेरा ओपन हो जा रहा है, आ। इसी प्रकार से अर्ध समवृत, अर्ध विव्रत क्या है, अर्ध विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार जो अर्ध यानी आधा खुला होगा, और ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे आ ए ओ, आ ए ओ, आ ए औ, ठीक है, ये इसको औ पढ़ा जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ भी लिखा है कि समवृत का दैट मीन होता है संकरा, और विव्रत का मतलब होता है कि पूरा खुला। अब हमने बात करी ओष्ठ या ओठ के आधार पर भी क्या है, यहाँ पर कुछ इसके भेद बताए गए हैं। तो नोट के आधार पर ओट्स यानी गोलाकार या अगोलाकार स्थिति के आधार पर बताएंगे। तो पहला कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाता है उनको वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार हो जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलेंगे, ओष्ठ के आधार पर। जैसे कि आपका यह है उ औ, ठीक है, तो इसमें माउथ जो है, होंठ लिप जो है वो आपके गोल हो जा रहे हैं। और उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है गोलाकार या वृत्ताकार ना होकर कैसे होते हैं, आप वृत्ताकार हो जाएंगे तो उन्हें आप क्या कहेंगे, आप वृत्ताकार बोल देंगे, आ ई ए, ठीक है। तो ये आपके सारे, तो हमने किस प्रकार से इन सारी चीजों को समझा है, और अच्छे से आप देखते रहें। उसके बाद क्या है, नासिक यानी जो नाक, अब नासिक होता है नाक, यानी नासिक के आधार पर भी क्या होते हैं, ये इनके टाइप बताए गए हैं। तो पहला एक आता है अनुनासिक। अनुनासिक का जो चेन होता है वो आपको लिखा हुआ है चंद्र बिंदु, ठीक है, ये है चंद्र बिंदु। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, यानी जो ऐसे स्वर होते हैं उनका उच्चारण कैसे नाक और मुंह से होता है, और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे कि गांव, दांत, आंगन, साचा इत्यादि, ठीक है। ये सारे जो हैं अनुनासिक हैं। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होता है। गांव बोलने तो नाक से भी आवाज आएगी और मुंह से भी। फिर आपका आता है दूसरा निर्नुनासिक जो होता है, ये केवल मुंह से होता है। तो अनुनासिक में माउथ और आपका जो नोज है उन दोनों से साउंड आता है, बट आपका निर्नुनासिक जो है उसमें माउथ से आता है। और इसमें क्या है, जैसे कि इधर, उधर, आप, अपना इत्यादि वगैरह ये सारे शब्द यहाँ पर देखें। लास्ट में आपका है कि अनुस्वर जो है
ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक है। अनुस्वर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा में है। अनुस्वर क्या है आपका, जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वर, अनुस्वर जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, ठीक है। जिसकी ध्वनि कैसे निकल रही, नाक से निकल रही है। और अंगूर, जैसे अब मैं बोला अंगूर, आंगन, कंचन, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है किस प्रकार से अनुस्वर हुआ। उसके बाद विसर्ग जो होता है, विसर्ग आपने देखा है जो लगे हुए होते हैं, अनुस्वर की तरह ही विसर्ग भी स्वर के बाद ही आता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो विसर्ग है वो भी स्वर के बाद ही आता है और ये व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक व्यंजन है। इसका उच्चारण अह की तरह होता है और संस्कृत में इसका व्यवहार ज़्यादा होता है, यानी हिंदी में कम होता है, संस्कृत में ज़्यादा होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मनोकामना, मनोकामना आपने बोल दिया है, या पिए पान, या अतः, या स्वतः, इस प्रकार के जो वर्ड आपने नीचे लिख के दिख रहे हैं, ये प्रकार में जो होता है विसर्ग वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट में आपको लिखा हुआ है कि अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ठीक है। अब कैसे, देखिए, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। किंतु ये क्या है, स्वरों के सहारे चलते हैं और स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, ठीक है। इनका जो है दोनों में उपयोग होता है। और तत्सम शब्दों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तत्सम शब्दों में अनुस्वर जो है लगता है, ठीक है। तत्सम शब्द जो होते हैं वो अनुस्वर लगता है। अनुस्वर क्या होता है, मैंने बताया हुआ, पर एक बिंदी लगी होती है। और तद्भव जो है शब्दों में चंद्र बिंदु लगा होता है, जो आपके पास ये लगा हुआ है, ठीक है, चंद्र बिंदु। तो ये जो है आपका पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है हमने अभी कंप्लीट करा है स्वर, उसके बाद व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फाइनली इसके फिर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये पूरा जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। कि आपसे ये पूछ लेता है कि आपका जो दांत से, मतलब दंतस्य वर्ड कौन सा है, या फिर ओस्ट, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.